नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए भोपाल से प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका शीला मिश्रा की लिखी हुई कहानी हुई है सोई जो राम रचि राखा। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज पंकज की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी। सुमित्रा ने 2-3 बार कहा कि चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं, पर पंकज नहीं माने। कहने लगे अगले हफ्ते ही तो आशीष ऑफिस के काम से आ रहा है, तो मैं उसके साथ जाकर पूरी जांच करवा लूँगा। समय के साथ स्वयं सुमित्रा भी शिथिल होती जा रही है। मन में भी एक भैंसा बना रहता है। इस उम्र में अकेले रहना अब उसे तर्क संगत नहीं लगता। उसने अपने मन की बात पंकज से साझा करते हुए कहा, अब की बार आशीष आएगा ना, तो हम दोनों भी उसके साथ ही रहने चलेंगे। पंकज ने सुमित्रा की तरफ बहुत आश्चर्य से देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोले, पहले की घटनाओं को तुम भूल गई हो क्या? काजल ने हमें कितना बेइज्जत किया था। जब शरीर अशक्त हो जाता है तब समझौते करने ही पड़ते हैं। सुमित्रा ने एक ठंडी आह भरकर कहा। पंकज को सुमित्रा की आवाज़ में छिपा दर्द आहत कर गया। वे सोचने लगे कि कितनी स्वाभिमानी थी सुमित्रा। बैंक में 30 साल नौकरी करने के साथ साथ उसने कुशलतापूर्वक घर तो चलाया ही, बच्चों को भी योग्य बनाया। मेरी तो बीमा कंपनी 4 दिन भी घर में टिकने नहीं देती थी। बैग उठाए एक टूर से दूसरे टूर पर निकल जाता था। ये तो सुमित्रा की खुददारी ही थी कि बिना किसी की मदद लिए वो बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, नौकरी सब स्वयं संभाल लेती थी और उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी। पंकज ने दूरदर्शन देखती सुमित्रा का चेहरा ध्यान से देखा। चेहरे पर झुर्रियों के साथ आंखों के नीचे छाई कालिमा तथा चिंता के मारे उसके माथे पर पड़ रहे बल उसे मानने को विवश कर गए कि सुमित्रा ठीक ही कह रही है। रात को पंकज खाना खाकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि विगत जीवन की स्मृतियां अनायास अनेक धाराओं में बरसने लगीं। कितने चाव से उन दोनों ने आशीष की शादी की थी। बेटी अचला 1 महीने पहले से ही माँ का हाथ बटाने अमेरिका से आ गई थी। माँ बेटी का उत्साह तो बस देखते ही बनता था। बहुत धूमधाम से शादी हुई। काजल शांत स्वभाव की व मितभाषी थी, इसलिए उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद होली दिवाली पर ही बेटा बहू हफ्ते भर के लिए आते, तब काजल का स्वभाव कुछ कुछ समझ में आने लगा था। वो MA PhD थी, इसलिए अपनी डिग्री के सामने हम सबको बहुत बौना समझती थी। आशीष के काम के प्रति लगन व निष्ठा से जल्दी जल्दी उसके प्रमोशन होते गए, तो सारी अफसरी काजल के ही व्यवहार में झलकने लगी थी। आशीष के बहुत बुलाने पर भी हम दोनों काजल के स्वभाव की वजह से उसके घर नहीं गए। परंतु जब हमारी पोती संजना के 5 वर्ष के होने पर आशीष ने उसके जन्मदिन पर बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया, जिसमें अचला भी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच रही थी, तो हम दोनों भी बहुत उत्साह से वहां पहुंचे। संजना हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। हम दोनों का हाथ पकड़कर कभी अपना कमरा दिखाती तो कभी अपने खिलौने। उसकी रस भरी बातें व निश्चल हंसी हमें दिन भर गुदगुदाती। उसके जन्मदिन की पार्टी में बहुत रौनक थी। उसकी नन्ही सखियों के अतिरिक्त काजल व आशीष के भी काफ़ी मित्र आए थे। इतनी शानदार पार्टी के साक्षी बनकर हम दोनों भी अत्यंत प्रफुल्लित थे। 2 दिन बाद अचला अपने परिवार के साथ ससुराल चली गई, तो मैंने भी दबे स्वर में आशीष से कहा कि हम दोनों का भी टिकट कटा दे। तो वो बोल पड़ा, इतने सालों बाद तो आप लोग आए हैं, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा, आराम से रहिए। आप दोनों का साथ पाकर संजना भी कितनी खुश है। सच्ची तो कहा था उसने। संजना की भोली भाली मीठी मीठी बातें तथा स्नेह भरा साथ पाकर हम भी बहुत खुश थे। परंतु ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं बरकरार रह सकी। काजल को हम दोनों का रुकना विशेष पसंद नहीं आ रहा था। ये उसके स्वभाव से परिलक्षित होने लगा था। आशीष जब तक घर में रहता तब तक तो ठीक से व्यवहार करती, लेकिन उसके ऑफिस जाते ही वो हम दोनों के साथ अत्यंत रूखा व्यवहार करती। एक दिन तो हद ही हो गई। सुमित्रा हम दोनों की चाय लेकर कमरे में आ रही थी कि संजना ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर गई। दोनों कप टूटकर बिखर गए तथा बिस्किट यहाँ वहाँ छिटक गए। सुमित्रा ने अपनी परवाह किए बिना शीघ्रता से संजना को अपनी गोदी में ले लिया, ताकि उसे कांच ना चुभने पाए। तभी काजल अपने कमरे से निकल कर आई तथा लगभग चिल्लाती हुई बोली, छोटे शहर के जाहिल लोग, कितना महंगा टी सेट था, एक झटके में तोड़ दिया। कितनी बार कहा है कि अपने कमरे में चुपचाप रहा करिए।
पर आप दोनों हैं कि तूफान मचाए रहते हैं। फिर नौकर को सफाई का निर्देश देकर संजना को सुमित्रा के हाथ से लगभग खींचकर अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा आंखों में आंसू भरे सन्न सी जड़वत खड़ी रही। मैं भी अपने जीवन में पहली बार इतना अपमानित महसूस कर रहा था। कुछ देर लगी अपने आप को संभालने में। फिर पलंग से उठकर सुमित्रा के पास गया, उसका हाथ पकड़कर अपने पास लाकर बिठाया। सहानुभूति पाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियों से मेरा मन भी चीत्कार कर उठा। शाम को आशीष ऑफिस से देर से आया, इसलिए अभी उससे कुछ कहना मैंने उचित नहीं समझा। दूसरे दिन जब वो लॉन में बैठा अकेले चाय पी रहा था, तब मैंने उसे बैंक के कुछ ज़रूरी काम का हवाला देते हुए वापस घर जाने की बात कही तो वो बिना किसी नानुकुर के राजी हो गया। मुझे अचरज तो हुआ, पर मैं समझ गया कि शायद काजल ने अपनी नाराज़गी उसके सामने व्यक्त की होगी। आखिर पत्नी है उसकी, गृहस्थी में सुख शांति रहे, इसलिए पत्नी की बात को ही उसने सही ठहराया होगा। 2 दिन बाद ही हम सुबह की ट्रेन से विदा हो गए। मन बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सरे बाजार हमें किसी ने बेइज्जत कर दिया हो और हमारा दिल का टुकड़ा भी हमसे छीन लिया हो। हम वापस तो आ गए थे, परंतु एक टूटन के साथ, विश्वास के दरकने के साथ, प्रेम के चटकने के साथ। अब दिन रात किसी तरह गुजर रहे थे। शरीर की बीमारियों व अशक्तता से ज़्यादा मन का रीतापन दर्द का एहसास कराता रहता। सुमित्रा की इच्छा के अनुसार हमने अपनी बेटी को भी इस विषय में कुछ नहीं बताया था। सुमित्रा का मानना था कि हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। इस बात को जानकर अचला दुखी होगी और हो सकता है कि भाई बहन के रिश्ते में भी खटास आ जाए। एक माँ ही बच्चों के मन के भावों का पूर्वानुमान लगा सकती है। वैसे भी हर रिश्ते की धुरी स्त्री ही तो होती है। परिवार को जोड़कर रखने में ही उसे खुशी मिलती है। कोई माँ ये नहीं चाहती तो उसकी संतानों में कभी कोई मनमुटाव हो या दूरियां आ जाएं। किंतु काजल का स्वभाव भिन्न था। धन वैभव व पद प्रतिष्ठा के मोह में फंसकर उसने संस्कार तिरोहित कर दिए थे, परंतु आशीष यदा कदा हमारे हालचाल पूछ लेता। हम दोनों ही वाणी में अतिरिक्त ताजापन लाकर अपने स्वस्थ होने का उसे विश्वास दिला देते। प्रमोशन के साथ साथ उसकी व्यस्तता भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो चाह कर भी हमसे मिलने नहीं आ पाता। एक बार आया भी तो दिन भर ऑफिस के काम में लगा रहा और जब रात में देर से घर लौटा तब तक हम दोनों सो चुके थे। फिर सुबह की फ्लाइट से ही चला गया। दूसरी बार वो अचला से मिलने आया था जब वो अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। अपने नातियों के आने की खुशी में हम नाना नानी वैसे भी अपनी उम्र से 10 साल छोटे हो गए थे, तो शरीर में फुर्ती व चेहरे पर चमक भी स्वतः ही आ गई थी। वो हम दोनों को स्वस्थ देखकर निश्चिंत हो गया था। वर्तमान में लौटते ही पंकज की निगाह सुमित्रा की ओर गई। न जाने क्यों सुमित्रा की दशा के लिए वो स्वयं को ही दोषी मानने लगे। जिस उम्र में उसके चेहरे पर निश्चिंतता के भाव दिखने चाहिए, वो परेशान सी दिखती, कभी अपनी तबीयत को लेकर तो कभी मेरी तबीयत को लेकर। पंकज स्वाभिमान को ताक पर रखकर सोचने लगे, बस अब और नहीं। आशीष के आते ही हम दोनों उसके साथ रहने चले जाएंगे। यही तो जीवन का समायोजन है। अशक्तता ही समझौते कराती है, चाहे शरीर की हो या धन की। शायद हमारी अपेक्षा ही गलत है। आज की पीढ़ी उम्र का नहीं, धन का, बल का व पद का सम्मान करती है, और हमारे पास ये तीनों ही नहीं हैं। हम लोग अशक्त हैं, केवल अशक्त। इन विचारों से पंकज का दिल कुछ भारी सा हो आया। आंखों में आती नमी को छिपाते हुए वे सोने का प्रयास करने लगे। करीब 1 महीने बाद आशीष ऑफिस के काम से आया तो पंकज ने अपने मन की बात उसके साथ साझा की। आशीष के माथे पर चिंता के बल स्पष्ट देखे जा सकते थे। उसने दबी आवाज़ में कहा, मैं अगली बार जब आऊँगा तो आप लोगों को अपने साथ ले चलूँगा। तब तक वहाँ भी आप लोगों के रहने का अच्छे से इंतज़ाम कर लूँगा। पंकज ने राहत की सांस ली। यहाँ से जाने के करीब 10 दिन बाद ऑफिस का फ़ोन आया। पापा, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, पूछो। आप दोनों यहाँ पूरी तरह से रहने आ जाएंगे तो उस मकान का क्या होगा? बेटा, ये तो हमने अभी नहीं सोचा। पापा, इस तरह से खाली मकान छोड़ना अक्लमंदी नहीं है। आजकल ज़माना ख़राब है, आप कहो तो मैं बेचने की बात करूं। हाँ बेटा, अब ये काम मुझसे तो होगा नहीं, बस एक बार अचला से भी सलाह कर लेना। जी पापा, क्यों नहीं,
उसका भी उस मकान पर उतना ही हक है। आप निश्चिंत रहें, मैं उससे बात कर लूँगा। पंकज ने आशीष से हुई सारी बातें सुमित्रा को बताईं। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे। वैसे भी वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती थी। पहले व्यवहार का, दुनियादारी का गुणाभाग करती, फिर न जाने कितना आगा पीछा सोचती, जिसे पंकज तो समझने में असमर्थ थे। कुछ पलों के बाद एक ठंडी सी आह भरकर बोली, जैसा बच्चे चाहें वैसा करें। करीब 15 दिन बाद आशीष का फ़ोन आया। पापा, अगले हफ्ते मैं और काजल दोनों आ रहे हैं। मकान का खरीदार मिल गया है, तो काजल के रहने से मकान का सामान खाली करने में मदद मिल जाएगी। वैसे भी मुझे कागजी कार्रवाई लेकर काफ़ी भागदौड़ करनी होगी। पंकज व सुमित्रा बड़े अनमने भाव से अपना सामान पैक कर रहे थे। इस दौरान कई बार दोनों की आंखें नम हुईं। फिर दोनों ही एक दूसरे को स्वास्थ्य का हवाला देकर बेटे के पास जाने के निर्णय को सही ठहराते हुए सामान समेटने लगते। भला तिनका तिनका जोड़कर सजाया हुआ अपना घरौंदा छोड़कर कौन जाना चाहता है, परंतु बढ़ती उम्र व गिरता स्वास्थ्य हर इंसान को विवश कर देता है। जब अचला को पता चला तो मदद के लिए आना चाहती थी, पर चूंकि उसके सास ससुर उसके पास रहने आए हुए थे, इसलिए सुमित्रा ने उसे आने से रोक दिया। आशीष व काजल ने आते ही पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। अपने साथ वे अपना एक विश्वस्त नौकर भी लेकर आए थे। उसकी सहायता से काजल ने काम नहीं आने वाला सारा सामान बिकवा दिया। फिर फर्नीचर की दुकान पर जाकर उससे तय कर लिया कि जिस दिन वे घर खाली करेंगे उसी दिन ही वो सारा फर्नीचर वहाँ से उठा ले जाएगा। इसी बीच फ़ोन भी कट गया, जो टेलीकॉम विभाग को सरेंडर कर दिया गया था। जब जाने के केवल 2 ही दिन शेष थे, एक अत्यंत आवश्यक मीटिंग के लिए आशीष को तुरंत वापस जाना पड़ा। हालांकि जाने से पहले वो पंकज, सुमित्रा व काजल को होटल में शिफ्ट कर गया था। नौकर को अपने साथ ले गया ताकि जब ये लोग घर पहुँचे तो सारा इंतज़ाम दुरुस्त मिले। अभी तक हुई भागम भाग में पंकज, सुमित्रा काफ़ी थकान महसूस कर रहे थे। इसलिए होटल में शिफ्ट होते ही वे सोचने लगे कि अब खूब आराम करेंगे ताकि थकान उतर जाए। पर आंखों में नींद कहाँ। भीगी आंखों में तो बस अतीत झांकता रहा। कभी बगीचे में लगा आम का पेड़ झूलता हुआ दिखाई देता, तो कभी मुंडेर पर बैठी चिड़िया की चींची सुनाई पड़ती। कभी अचला अपने कमरे में गुनगुनाती हुई दिखती, तो कभी उन्हें अपने कमरे में आशीष व अचला खेलते हुए दिखते। भारी मन व उन्नीदी आंखों से वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, बहुत कुछ कहना चाहते, पर दोनों ही ये सोचकर चुप रह जाते कि अतीत की बातें करने से मन दुखेगा। दोनों जहाँ एक दूसरे की फिक्र कर रहे थे, वहीं साथ साथ अतीत की गलियों में विचरण भी। उस घर में बसी बच्चों की किलकारियाँ व धमा चौकड़ियों को याद करके उनके चेहरे पर कभी मुस्कान आ जाती, तो कभी उस घर के छूटने के ख्याल से नम होती आँखों का गीलापन एक दूसरे से छिपाने का प्रयास करते। यूं ही 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन काजल के साथ वे दोनों स्टेशन पहुँचे। निर्धारित समय पर ट्रेन आ गई। यात्रा आरामदायक रही। अगले दिन सुबह 8 बजे काजल की आवाज़ से उन दोनों की नींद खुली। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। काजल ने कुली करके पूरा सामान उतरवाया। फिर उन दोनों को प्लेटफॉर्म पर बनी सीट पर यह कहकर बैठा दिया कि मैं बाहर जाकर गाड़ी देखकर आती हूँ। जाते जाते उसने एक मुड़ा हुआ कागज़ पंकज के बैग की ऊपरी जिप खोलकर उसमें रखते हुए कहा, पिताजी से रख लीजिए, इसमें हमारे घर का पता लिखा है, आपके पास भी होना चाहिए। 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, एक में मैं चली जाऊंगी, दूसरे में आप दोनों। मैं भी ड्राइवर को लेकर आती हूँ। पंकज कुछ पूछते इसके पहले ही काजल तेजी से पलटकर चली गई। दोनों अपना सामान तकते सीट पर बैठे रहे। जब काफ़ी समय निकल गया तो सुमित्रा घबराती हुई बोली, बहुत समय हो गया है, आप बाहर जाकर देख कर आइए ना कि काजल की गाड़ी आ गई है या नहीं। तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। अरे देख तो रही हो कि कितनी भीड़ है, थोड़ा संयम रखो, काजल आती होगी, पंकज ने झुंझलाकर कहा। धीरे धीरे आधा घंटा और बीत गया। पंकज के चेहरे पर भी चिंता स्पष्ट देखी जा सकती थी। वे सीट से उठकर टहलने लगे। वहीं सीट पर बैठा एक नवयुवक जो अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था, उन दोनों की बेचैनी को देखकर पूछ बैठा, कहाँ जाना है आप दोनों को? इस पर पराए शहर व अनजान चेहरों के बीच आत्मीयता का स्वर सुनकर पंकज उसके पास आकर बोले कि हम अपनी बहू के साथ यहाँ उतरे थे, वो गाड़ी देखने बाहर गई थी पर अभी तक नहीं आई।
चलिए मैं आपके साथ बाहर चलकर उन्हें ढूंढता हूँ, मेरी ट्रेन को आने में तो अभी 2 घंटे हैं, वो नवयुवक बोला। पंकज उस नवयुवक के साथ बाहर आकर यहाँ वहाँ देखते रहे, पर काजल कहीं नहीं दिख रही थी। पंकज के हाथ पांव फूल गए, घबराहट में दिल की धड़कन बढ़ गई। हताश व निराश होकर माथे पर चुचहा आई बूंदों को पोंछते हुए वे सुमित्रा के पास आकर खड़े हो गए। मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। सुमित्रा प्रश्नवाचक निगाहों से उन्हें ताके जा रही थी, तो उन्होंने नहीं में सिर हिलाकर उसे जवाब दिया। तभी वो नवयुवक बोला कि अगर आपको पता हो कि कहाँ जाना है तो मैं टैक्सी आपको करवा देता हूँ। मुझे तो उसके नए घर का पता नहीं मालूम। फिर कुछ याद करते हुए घबराते हुए बोले, हाँ हाँ याद आया, जाने के पहले बहू एक पर्ची देकर गई थी जिसमें उसका पता लिखा है, अभी निकालता हूँ। बैग से पर्ची निकालकर पंकज ने बड़ी उम्मीद से उस नवयुवक के हाथ में रख दी। उस पर्ची को पढ़कर वो युवक सन्न रह गया। उसमें लिखा था, ये दोनों बेघर हैं, कृपया इन्हें नीचे लिखे पते पर पहुंचाने का कष्ट करिएगा। जीवन ज्योति वृद्धाश्रम, रेलवे कॉलोनी के पास, ईश्वर नगर। उस कागज के टुकड़े को पढ़कर युवक की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। कुछ क्षण पहले इन दंपत्ति के साथ ट्रेन से उतरी उस महिला की छवि उसकी आंखों के सामने घूम गई। मन में विचारों की आंधी चल पड़ी। तभी पंकज का आतुर स्वर उसके कानों में पड़ा, बेटा आप इस जगह को जानते हो? उनके चिंतातुर स्वर ने युवक को झकझोरा तो उसने शीघ्रता से कहा, मेरे भैया अवश्य जानते होंगे, मैं उन्हें फ़ोन लगाकर पता करता हूँ। फ़ोन पर बात करने के पश्चात युवक उन दंपत्ति के पास आकर बोला, चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। इतना कहकर उसने कुली को आवाज़ देकर सामान उठवाया तथा स्वयं उन दोनों का हाथ पकड़कर चल पड़ा। टैक्सी में बैठते ही पंकज व सुमित्रा के चेहरे पर कुछ संतोष के भाव थे। गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रुकी तो पंकज हड़बड़ाते हुए बोल पड़े, क्या यहाँ यही है? क्या मेरे बेटे का घर? आप अंदर तो आइए। इतना कहकर युवक उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें गेट के अंदर ले गया। घंटी बजने पर युवक की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। संशय के बादलों से घिरे दंपत्ति एक क्षण एक दूसरे को तकते रहे। फिर भय मिश्रित स्वर में पंकज बोले, ये कहाँ ले आए हो? मेरे बेटे का घर? इसके आगे वो कुछ नहीं कह पाए। घबराहट में उनके स्वर कांप रहे थे। युवक और उसकी पत्नी ने उन दोनों को स्नेह व सम्मान के साथ अंदर लाकर सोफे पर बिठाया। फिर युवक ने कहा, आप घबराएं नहीं, मेरा भाई आपके बेटे को जानता है, बस वो आने ही वाला है, वो आप दोनों को ले जाएगा। तब तक आप दोनों हाथ मुंह धोकर चाय पी लीजिए। पंकज सुमित्रा अनहोनी की आशंका से उस युवक को देखे जा रहे थे। तभी युवक की पत्नी चाय नाश्ता लेकर आ गई। अनजान लोगों के घर में इस तरह यूं चाय पीना उन दोनों को ही ठीक नहीं लग रहा था। वे कश्मकश में थे कि युवक कहने लगा, आप चिंता न करें, हम आपको छोड़ कर आएंगे, आप चाय नाश्ता करिए ना। युवक की पत्नी हाथ जोड़े खड़ी थी। वे दोनों भावुक मन से चाय पी तो रहे थे, लेकिन अंतर मन में हल्का सा भय भी व्याप्त था। तभी युवक का भाई वहां पहुंचा। परिचय के बाद वो पंकज के पास ही आकर बैठ गया। पंकज ने अत्यंत जिज्ञासु होकर पूछा, तो मेरे बेटे को जानते हो? जी हाँ अंकल, आप वो पर्ची दीजिए जो आपकी बहू देकर गई थी। उसके ऐसा कहने पर पंकज ने बैग से पर्ची निकाल कर उसे दे दी। उसने पढ़ा, फिर धीरे से कहा, अंकल एक बार आप ही पढ़ लें, फिर आप कहेंगे तो हम आपको वहीं छोड़ आएंगे। पर्ची पढ़ते ही पंकज की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वे गिरते कि इसके पहले युवक के भाई ने उन्हें संभाल लिया। पति की यह दशा देखकर सुमित्रा घबरा गई। शीघ्र ही अपने पर्स से चश्मा निकालकर उसने पर्ची पढ़ी। उसका सारा शरीर थरथराने लगा तथा मन की दीवारें खुरचती हुई सी महसूस होने लगीं। वो कांपते हुए अस्फुट स्वर में कहे जा रही थी, आशीष तुम ऐसा नहीं कर सकते, आशीष तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शनै शनै अपने तीव्र होते रुदन को दबाने के लिए उसने पल्लू मुंह में ठूंस लिया। दर्द की गांठ इस बार चुभी नहीं, बल्कि गहरे, कहीं गहरे अंदर धंसती जा रही थी। युवक, उसकी पत्नी व उसका भाई तीनों मिलकर बुजुर्ग दंपति को ढांढस बंधा रहे थे। कुछ देर बाद युवक ने कहा, इस पर्ची को पढ़कर मैं बहुत विचलित हो गया था, इसलिए आपकी उम्र का ख्याल रखते हुए मैंने स्टेशन पर आपको सच नहीं बताया था। अब आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम आपको छोड़ देंगे, आपके अपने घर, आपके बेटे के घर, या इस पर्ची के बताए अनुसार। फिर थोड़ा रुक कर बोला,
आप चाहें तो हमारे साथ भी रह सकते हैं। पंकज सुमित्रा विस्मय से उन्हें ताके जा रहे थे। संशय के बादल अभी भी उनकी नम आंखों में तैर रहे थे। कुछ पलों के बाद पंकज आहत स्वर में बोले, हम तो अपनी गाड़ी मकान सब बेचकर यहाँ आए हैं, अब कहाँ जाएं? तभी सुमित्रा अचानक बोली, बेटा तुमने कहा था कि आपके बेटे के घर, तो तुम जानते हो क्या उन्हें? युवक का भाई हाँ कहते हुए उठ खड़ा हुआ तथा शीघ्रता से बोला, एक फ़ोन करके आता हूँ। सर नमस्कार, मैं अनुपम भार्गव, युवक के भाई ने फ़ोन लगाकर कहा। हाँ बोलो, कोई ज़रूरी काम है क्या? दूसरी तरफ पंकज सुमित्रा के बेटे आशीष ने लगभग टालते हुए अंदाज में कहा, सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अनुपम ने कहा, हाँ तो जल्दी कहो ना। आशीष के स्वर में कुछ झल्लाहट सी थी। आज आपके माता पिता ट्रेन से आपके पास रहने के लिए आ रहे थे, है ना? अनुपम ने कुछ संकोच के साथ पूछा। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? आशीष के स्वर में अब व्यग्रता थी। सर मेरा भाई सुबह स्टेशन पर ही था जब वे दोनों मैडम के साथ ही ट्रेन से उतरे थे, परंतु जब मैडम चली गईं तो उन दोनों को बहुत देर तक परेशानी में देखकर मेरे भाई ने मुझे फ़ोन लगाया, क्योंकि वो मैडम को पहचान गया था कि वो आपकी धर्मपत्नी हैं। दरअसल उसने एक बार आप दोनों को मेरे बेटे के जन्मदिन पर मेरे यहाँ देखा था, किंतु वो मुझसे पूछकर तसल्ली करना चाहता था, इसलिए वो उन्हें। अनुपम की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि दूसरी तरफ से आशीष ने व्याकुलता से पूछा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? सर आप चिंता ना करें, वो उन्हें साथ लेकर अपने घर ले आया है। मैं भी यहीं हूँ, आप कहें तो मैं इन दोनों को लेकर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अपने भाई का पता बताओ, मैं अभी लेने आ रहा हूँ, आशीष ने कुछ भावुक स्वर में कहा। पता मिलते ही 10 मिनट के अंदर 2 गाड़ी युवक के घर के सामने आकर रुकी। बदहवास से दौड़ते हुए आशीष ने गेट के अंदर प्रवेश किया। अनुपम उन्हें ससम्मान कमरे में ले गया। माता पिता से आंखें मिलते ही उन 6 नेत्रों से गंगा जमुना सारे बांधों को तोड़कर बह निकली। आशीष ने उन दोनों को गले से लगा लिया। घुटता टूटता बांध पंकज व सुमित्रा के शरीर को हिचकोलों के हवाले कर गया। आशीष उन दोनों को सांत्वना देता रहा। जब पंकज सुमित्रा थोड़ा संभले तो आशीष बोला, यहाँ परेशान हुए, वहाँ काजल, आप लोग काजल द्वारा बताई गई गाड़ी में क्यों नहीं बैठे? हैरान परेशान पंकज और सुमित्रा एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जिस भावनात्मक स्थिति से वे दोनों अभी अभी गुजरे थे, उसके बाद उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। आशीष ने उन दोनों को सहारा देते हुए बाहर लाकर गाड़ी में बैठाया, फिर दूसरी गाड़ी में सामान रखवाकर दोनों भाइयों को हाथ जोड़कर बारंबार धन्यवाद देते हुए वो स्वयं उस गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट होते ही पंकज ने युवक को इशारे से अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही एक विनती भी करना चाहता हूँ। इस घटना का जिक्र कहीं मत करिएगा। मैं अपने बेटे बहू की बदनामी नहीं चाहता, साथ ये भी नहीं चाहता कि किसी माता पिता का अपनी संतान से, विशेषकर ब्याह कर लाई गई लक्ष्मी समान बहू से विश्वास उठ जाए। इतना कहकर पंकज सुमित्रा उसकी ओर आस भरी टकटकी लगाकर देखते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा हमारा विश्वास कायम रखोगे ना? युवक आश्चर्य से उन दोनों को तकता रहा, फिर सहमत में सिर हिलाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। कुछ क्षणों के बाद गाड़ियां आशीष के बंगले पर पहुंच गईं। काजल बाहर ही खड़ी थी। सजल नेत्रों से पंकज सुमित्रा के पास आकर उनके पैर छुए, फिर धीरे से बोली, कृपया आशीष को कुछ मत बताइएगा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हाँ बेटी, हम आशीष को बिल्कुल नहीं बताएंगे, किंतु एक बात याद रखना, तुम्हारे भी माता पिता हैं और उनका भी एक ही बेटा है। हम नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कभी ऐसा हो। पंकज ने गंभीरतापूर्वक काजल की ओर देखते हुए कहा। छलकते आंसुओं के साथ दोनों हाथ जोड़े काजल पंकज व सुमित्रा के सामने खड़ी थी। उधर आशीष अपने मम्मी पापा का सामान उनके कमरे में जमाने में व्यस्त था। अभी आप सुन रहे थे प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका शीला मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी होइए सोई जो राम रचि राखा। कहानी का अंत बहुत ही आदर्श और सुखद रूप से किया गया है, परंतु एक प्रश्न आपके मस्तिष्क को जरूर मथ रहा होगा कि आखिर क्यों नहीं माता पिता ने बेटे के सामने बहू की करतूत खोली। ये प्रश्न मुझे भी मथ रहा है, परंतु इसका उत्तर जो मेरे पास है वो ये है कि अगर वो बहू की करतूत खोलते तो आखिर में
परिवार में सिर्फ गृह कलह होता और कुछ हाथ नहीं आता, माता पिता की स्थिति और बुरी हो जाती। इस संदर्भ में क्या करना चाहिए था माता पिता को या बेटे को? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।